आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार एमएसपी छीनना चाहती है। क्या आरपीआई कुमार विश्वास को अप्रोच करेगी? पाकिस्तान की मीडिया में भी पाकिस्तान का नाम उतनी बार नहीं लिया जाता जितनी बार हमारे यहाँ की मीडिया में लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल, ये जो चीज मैं बचपन से कर रहा हूँ या मेरी 10 पीढ़ियां 10 पुश्तें करती आई हैं, उस चीज की समझ मुझे नहीं है। और नरेंद्र मोदी गोरखपुर में 44 दिन तक अनवरत अनशन किया था और उस समय की तत्कालीन सरकार को। नमस्कार, हमारा नाम है श्रीवास्तव और हम स्वागत करते हैं आप सभी का आज के सत्र में। सत्र एक भेंट वार्ता का, एक साक्षात्कार नुमा भेंट वार्ता, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पांडे जी। आशीष जी, स्वागत है आपका आज की इस वार्ता में। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया 2018 में आपकी स्थापना हुई। आशीष जी, देश में प्रदेश में इतने राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। इस बात को लेकर के हम लोग भी जब लोगों के बीच में जाते हैं तो ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जी कि जिस वर्ष हम लोगों ने चुनाव आयोग में अपनी पार्टी का पंजीकरण करवाया था, उस वर्ष में पूरे देश में अपने 2300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग पूछते हैं कि एक नए राजनीतिक दल का उदय क्यों हुआ जी, क्या कारण थे। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 2018 की बात है, जब हमने हमारे उच्च लोगों ने, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब ये फैसला लिया कि हम एक संगठन से बाहर आके एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करें, तो उस वक्त 2017 मुझे ध्यान में आ रहा है कि 2017 में जब बात आई नेताओं को अपने वेतन बढ़ाने का जी, तो सदन में पक्ष और विपक्ष, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली कमेटी, जी, योगी आदित्यनाथ जी तब गोरखपुर के सांसद थे जी। उस दौरान पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं ने एक साथ में थपथपा करके अपने लोगों की सैलरी बढ़ा दी। उसमें किसी ने विरोधाभास नहीं जताया। तो अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। और दूसरी बात, हम लोगों का जो मुद्दा है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर बात ही नहीं करना चाहा। आपके राजनीतिक दल का उदय एक सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि से हुआ। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो सामाजिक आंदोलन क्या था, किन मुद्दों पे था, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और ये एक राजनीतिक दल की पूर्व पीठिका कैसे बना जी। हम लोग उस समय क्षेत्र भ्रमण में थे। हम लोग अपने समाज के लोगों को, ये 2014 चुनाव के बाद की बात है जी, 2014 चुनाव के बाद की बात है। उस समय हम लोग देश प्रदेश के भ्रमण पर थे। हम लोगों ने देखा कि अधिकांश मामले हमको ऐसे देखने को मिल रहे थे कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो लोग फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमों में फंसाए जा रहे थे। मैंने जितने भी मुकदमे देखे जी, वो या तो आपसी रंजिश के चलते उनको इस एक्ट में फंसाया गया, या फिर किसी और किसी भी माध्यम से कोई व्यक्ति उस समाज का है, आपसे बदला लेने की भावना में वो आपको उस केस में फंसा दे रहा है। और दूसरी बात, ये आरक्षण का मुद्दा जो था, मैं स्वयं भी प्रतियोगी परीक्षाओं का अभ्यर्थी रहा हूँ, तो मैं देख रहा था कि एक बड़ा सा गैप हो जाता है जनरल कैटेगरी और SC/ST कैटेगरी में। तो इस बात से, हाँ, ओबीसी में जाहिर सी बात है, ओबीसी में भी एक गैप तो हो ही जाता है। और रिजर्वेशन जो है, ये हमें तो नहीं लगता कि रिजर्वेशन देश के उत्थान के लिए आवश्यक है। तो आपने दो बातें की आशीष जी, एक SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की जी, दुरुपयोग की, इस पर मैं बाद में आता हूँ जी। सबसे पहले बात आरक्षण की। आरक्षण अपनी जन्म के समय से ही ज्वलंत प्रश्न रहा है, ये सतत समसामयिक रहा है। ऐसे बहुत कम मुद्दे रहे हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति में जो सदा ही प्रासंगिक रहे हैं। आरक्षण उन्हीं में से एक मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि आरक्षण एकदम सिरे से खारिज किया जाना चाहिए या इसके स्वरूप में बदलाव किया जाना चाहिए? इस पर क्या है आपकी?
आपके राजनीतिक दल के और आपके व्यक्तिगत? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा और व्यक्तिगत भी और मेरे पॉलिटिकल पार्टी का भी यही मानना है कि आरक्षण सिरे से खाली होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आरक्षण? किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। नौकरियों में नहीं, या किसी भी प्रकार, लाइक शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है, एक क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को 33% का कोटा होता है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और ऐसे ही तमाम केंद्र सरकार की और कुछ राज्य सरकार की शिक्षण संस्थाओं में। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ नौकरियों में आरक्षण नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए? देखिए आयुष जी, आरक्षण जो है किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि आरक्षण के माध्यम से जो लड़के, मान लीजिए जो छात्र है, वो छात्र किसी संस्था में दाखिला लेते हैं आरक्षण के बल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससी और एसटी कैटेगरी के लड़के, मैंने कई एग्जाम ऐसे देखे हैं, कई विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम मैंने देखे हैं कि केवल आप परीक्षा भवन तक पहुंच जाइए, आप परीक्षा अटेम्प्ट कर लीजिए तो आपको दाखिला विश्वविद्यालय में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि लड़के दाखिला तो ले लेते हैं लेकिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं। 1 साल 6 महीने चल पाते हैं, जैसे ही उनका फर्स्ट सेम का पेपर होता है या वार्षिक परीक्षा होती है तो उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं और फिर उनका 1 वर्ष तो बेकार होता ही है और वो बेचारे संस्थान की एक सीट भी खराब, उस संस्थान की एक सीट भी खराब होती है और वो बेचारे डिमोरलाइज हो जाते हैं। फिर उनकी आगे इच्छा ही नहीं रह जाती है कि हम अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, नौकरियों में आरक्षण की जो आपने बात किया, मैं यही बात मैं आपको ठीक ढंग से बताना चाहता हूं कि आप देखिए जो है, मान लीजिए बेसिक शिक्षा हमारे यहाँ 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात हो रही है। इसमें 69,000 शिक्षकों को अपॉइंट किया गया था, जो कि 2 चरणों में आए थे और ये इसमें करीब 2 वर्ष तक नियुक्ति लड़की रही थी और कोरोना काल के दौरान ही भर्ती की गई थी। जी हाँ, तो मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कई उस पर रिसर्च किए और तमाम चीजें मैंने देखा कि उसमें जो जनरल कैटेगरी के लड़के थे वो ज्यादा अंक पाए हैं, फिर भी एससी एसटी ओबीसी लड़के से पीछे हैं। अब मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप हमें केवल साधारण सा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो व्यक्ति ज्यादा नंबर पाया है परीक्षा में वो बच्चों के सामने अपने आप को ठीक से स्थापित कर पाएगा, ठीक से बच्चों को अपनी बात समझा पाएगा, या जो कम नंबर पाकर के और अध्यापक बना है, ठीक, ये वही नहीं दूषित होगा जी। उसके आगे भी आप सोचिए, जो कम नंबर पाकर गया है व्यक्ति, उसको जानकारी ही नहीं, किसी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज नहीं है जी, तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? और फिर वही बच्चे निकल कर आएंगे तो मैं और क्या कर रहा हूँ? अपने देश की प्रतिभाओं को काट तो रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े संस्थानों में, अभी हाल ही की मैं बात बता रहा हूँ, आईआईटी में जो फैकल्टी मेंबर होते थे उसमें रिजर्वेशन नहीं था। आईआईटी प्रयागराज? नहीं, आईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जो थी, मुझे ध्यान आता है कि उसमें फैकल्टी मेंबर में रिजर्वेशन नहीं था। अभी हाल ही में उसमें रिजर्वेशन आ गया। अब फैकल्टी ही जब रिजर्वेशन से आएगी तो बच्चों को क्या शिक्षा देगी? आशीष, आपने बात की कि हम आरक्षण को हटाएंगे। जब आप आरक्षण को हटाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 100% मामले ऐसे होते हैं जब ऐसी प्रवेश परीक्षाओं को पार करके आने वाले बच्चे फेल होकर पहली परीक्षा से ही उस संस्थान से बाहर हो जाते हैं। वे बच्चे जो समाज के सबसे निचले दायरे से आते हैं, जो हाशिए के भी पार है, जिन तक हाशिया भी नहीं पहुंचता है, वे जो मुख्य धारा में इस तरीके के सहारे आते हैं, क्या आप उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे? बिल्कुल। उनकी बड़ी चिंता है, तो क्या आप उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे या कोई तरीका लाएंगे? यदि तरीका लाएंगे तो तरीका क्या होगा? मैं जो हमारे वंचित तबके हैं, मैं पहले तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को ये गलत धारणा हो जाती है कि वंचित तबका मात्र एक समाज से ही आता है। वंचित तबके हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर लिंग के होते हैं वंचित। सहमत। तो जो वंचित वर्ग है, अब दूसरी बात, जो राष्ट्र का एक राष्ट्र अपने आप को तभी गौरवान्वित महसूस करेगा जब वंचित तबका मुख्य धारा से जुड़ जाए। और इसके लिए आपके तरीके क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। वंचित तबकों को जो भी असुविधाएं हैं, आज भी आप देख रहे हैं, वंचित तबके तक हमारी जो भी योजनाएं होती हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं जी। उनको हम शिक्षा के क्षेत्र में हो,
या फिर आर्थिक सहायता की बात हो, या मैं वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाने के पक्ष में हूं जिससे वो अपने वैचारिक स्थिति को सुधार पाएं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं और अपने आप को उस स्थिति में ला पाएं जिससे वो मुख्यधारा में जुड़े और देश में अपनी भूमिका स्थापित करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें। वापिस आते हैं आपके एक और मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे पर, SC/ST एक्ट। आपको इससे दिक्कतें क्या हैं, क्यों है और इसको कैसे ठीक करेंगे? आज आप देख रहे होंगे कि SC/ST एक्ट का क्यों दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? अभी हाल ही का मैं केस आपको बताना चाहता हूँ। जब देश का ही ललितपुर जनपद का एक विष्णु तिवारी नाम का व्यक्ति, जो काफी वर्षों बाद छूट कर है, 19 वर्ष की उम्र में उसको SC/ST एक्ट के मुकदमे के तहत जेल भेजा गया था जी। और 21 या 19 वर्ष बाद ही जी उसको कोर्ट ने बरी किया, ये कहकर कि ये जो मुकदमा था ये निराधार था जी। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या देख रही है। सरकार को नहीं पता है कि 19 साल उस व्यक्ति ने अपने गंवा दिए। ऐसे ही एक नहीं, हजारों केस, हजारों व्यक्ति आज SC/ST एक्ट के मुकदमे के तहत जेल में सड़ रहे हैं। क्या SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किए जाने वाला हर मामला झूठा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन जब IPC CRPC में इतने सारे प्रावधान किए गए हैं अपराध के, तो फिर एक नया SC/ST एक्ट बनाना, तो आप SC/ST एक्ट को सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। ठीक, इस समाज को कैसे समझाएंगे? समाज की रुद्धि और समाज को समझाना सरकार का काम। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया था इस मामले में जी। 2000, मुझे ध्यान है 2016-17 में जी जी जी। और उस समय चीफ जस्टिस थे हमारे यहाँ दीपक मिश्रा जी। जी। दीपक मिश्रा जी इसमें संशोधन किया था, दीपक मिश्रा जी ने। जी। फिर इन्हीं भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने अध्यादेश लाकर इसको पलटने का काम किया था। ठीक बात। जब आपके पहले मुद्दे में अगर हम आरक्षण की बात करें, उसमें खास करके अगर OBC आरक्षण की बात हो तो मंडल कमीशन के बिना कभी बात मुकम्मल नहीं होती। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, देश में दंगे और दिल्ली का लगभग साल भर ठप रहना, और उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति और बहुत सारा ढांचागत बदलाव होना, कई सारी सामाजिक न्याय के नाम पे कई सारे राजनीतिक दलों का उभरना, एक दशक तक भारतीय राजनीति में नए नए दलों का आना, खिचड़ी सरकारों का बनना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट और उसके बाद की राजनीति पर RBI की क्या राय है? देखिए 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा जी। तो उस समय, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज के यूथ को ये जानकारी नहीं होगी। आज के यूथ को पता होगा जिस तरह से किसान आंदोलन चला है जी, उससे लगभग 100 गुना ज्यादा जी बड़ा आंदोलन मंडल आयोग के लागू होने से हुआ था। पूरा दिल्ली 1 वर्ष तक जी बंद रहा है। दिल्ली ही नहीं, पटना की बात कर रहा हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा यदि किसी को आघात पहुंचा है इस मंडल कमीशन से तो वो छात्रों को, युवा छात्रों को जी, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि आंदोलन में सबसे ज्यादा किसी की सहभागिता रही है तो वो छात्रों की रही है। और उसी आंदोलन में हमारे आदर्श हैं हम लोगों के स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी, उन्होंने इसके विरोध में अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। और ये कहते हुए मुझे यहाँ पर एक बहुत रोचक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। दिल्ली में एक स्थान है राजीव चौक नाम से, और बहुत लोगों के भ्रम होता है कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर है, जबकि वास्तुतः राजीव चौक का नाम OBC आरक्षण में अपनी जान गंवाने वाले राजीव गोस्वामी जी के नाम पे रखा गया था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, उसके बाद देश में दंगे भड़के, बलवा हुआ, और राजीव गोस्वामी जी उस आंदोलन के नायक थे, और राजीव गोस्वामी के नाम पे राजीव चौक का नाम रखा गया। ठीक है जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
तो मैं यही अपने यूथ को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जी। उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, हम्म, तो वो लोग इन चीज़ों को जानें और इसके बारे में अध्ययन करें और देखें कि किस तरह से जी मात्र सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये सरकारें वो काम कर देती हैं जो राष्ट्र हित में नहीं होता है। इसीलिए जो आपका पहला प्रश्न था, आपके पार्टी का उदय क्यों जी। हुआ, आरपीआई इसीलिए आई है कि आप राष्ट्र के हित में जो कार्य होगा वो किया जाए, मात्र वोट बैंक की राजनीति हमें नहीं करनी है। आशीष, जब ये साक्षात्कार हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों का मतदान हो चुका है, आपकी पार्टी इन विधानसभा चुनाव में एक छोटे से हिस्से में, मैं अगर ठीक कह पा रहा हूँ तो मात्र पूर्वांचल में कंटेस्ट कर रही है। हाँ, कुछ और भी क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्र? जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र सोनभद्र है एक, मोटी मोटा पूर्वांचल हाँ, में। मोटा मोटा पूर्वांचल। कितनी सीटों पर? लगभग 23 सीटों पर हमारे पार्टी से प्रत्याशी हैं जी। और कुछ निर्दल प्रत्याशियों को भी जो हमारी विचारधारा से सहमत है उनको हम सपोर्ट। आपका गठबंधन भी है किसी के साथ? जी हाँ जी, हमारा गठबंधन है, स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की पार्टी थी, उन्हीं से हमारा गठबंधन। आपके गठबंधन की लड़ाई जो है, इनसे क्या समझौता है आपका? देखिए, उसमें जो है कुछ हमारे प्रत्याशी जहाँ पर उनकी ज़्यादा, उनके पार्टी की, उनके संगठन की ज़्यादा मजबूती है जी, वहाँ से हमने उनके प्रत्याशियों को वरीयता दी है, और जहाँ से हमारी बिल्कुल ठीक। वहाँ तो से कुल मिलाकर आप गठबंधन में आपका पूरा गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे कंटेस्ट कर रहा है? नहीं, 403 सीटों में। आशीष, एक सुगबुगाहट दिख रही है कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। ऐसी स्थिति में कि आपके गठबंधन से, आपकी पार्टी से विधायक जीत कर आते हैं और त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते हैं, तो किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट या किसी भी प्री पोल अलायंस को क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या आप किसी सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो किन शर्तों पर? देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी के साथ जाना उचित रहेगा, क्योंकि जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरे मुद्दे हैं, उनसे आज इतिहास आप देख लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन मुद्दों से सहमत नहीं है जी। और उन मुद्दों, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करती हैं। हम जिस मुद्दों पर काम कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं, उनको उसमें अपना नुकसान दिखेगा। ठीक। और मैं अकेला विपक्ष में रहना मंजूर करूंगा, क्योंकि मैं अपने समाज की आवाज बनना चाहता हूं, मैं राष्ट्र की आवाज बनना चाहता हूं। तो मैं, मतलब आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के झांसे में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। आशीष, मैं अभी आपके दल द्वारा पूर्व में किए गए कार्यक्रमों के बारे में पढ़ रहा था। इसमें अयोध्या में गत वर्ष चलाए गए लंबे आंदोलन की बात सामने है। क्या था यह आंदोलन, क्यों था, इसकी पीठिका कैसे बनी, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, हमारा आंदोलन 19 अक्टूबर 2021 से जनपद अयोध्या के हेमू कालानी पार्क में लगभग 90 दिनों तक चला था। बीच में आचार संहिता लागू हो गई, नहीं तो हम लोगों को बंद करने का कोई, जैसे हम लोगों का वो अनिश्चितकालीन धरना था। जी जी जी। और ये धरना 2 मुद्दों के लिए था, एक आरक्षण और दूसरा SC ST एक्ट की समाप्ति को लेकर, जी, जिसमें हमारे अयोध्या के क्षेत्रीय लोगों ने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी, पार्टी के यूथ विंग के सभी लीडर, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री रामानंद त्रिपाठी जी के नेतृत्व में धरना हुआ था जी। और इस धरना की जो पृष्ठभूमि थी, वो मैं तो ये नहीं कह सकता कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी जी, ये सामाजिक पृष्ठभूमि थी। समाज में परिवर्तन की हवा चलाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। ठीक बात। और आंदोलन, आप भी जानते हैं कि कोई भी सरकार जिस मुद्दे पर हम आंदोलन कर रहे हैं उस पे 90 दिनों में झुकने वाली नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 90 दिन में नहीं झुकेगी तो मैं 90 महीने लगाऊंगा कि इन मुद्दों पर या तो सरकार झुकेगी या तो हम सरकार में आएंगे और इन आज के जो नेता हैं, इन नेताओं को वहां से खदेड़ कर
राष्ट्रहित का कार्य करेंगे और इन दोनों मुद्दों को समाप्त करवाएंगे। ठीक है आशीष, अभी हम जेएनयू की बात कर रहे थे, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की। विश्वविद्यालयों की बात हो, राजनीति की बात हो एक साथ, और छात्र संघ चुनाव की बात ना हो तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। छात्र संघ चुनावों को लेकर आपकी क्या राय है? और एक और बात, अभी जब मैंने अपने कुछ मित्रों को बताया कि मैं आज आशीष जी का साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ, तो एक बड़ी चर्चा चली कि चुनावी मौसम में तो कितने सारे लोग आ जाते हैं साक्षात्कार देने। आशीष अभी युवा है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना तो दिया गया है, पर कितना तर्कसंगत है एक युवा को इतना आगे करना, पहली बात। दूसरी बात, एक युवा को पार्टी का मेन फेस बना के, आप प्रवक्ता नहीं है, आप पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, आप पार्टी के संस्थापक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक युवा को एकदम फ्रंट पे लाना, ये कितना तर्कसंगत है? ठीक है, मैं पहले आपके छात्र संघ, पहले छात्र संघ नहीं, पहले युवा की बात कर लेते हैं, फिर छात्र संघ की। ठीक बात। देखिए, आज के समाज में आज का जो परिवेश है, आज का जो समाज है, इसमें एक धारणा बना ली गई है कि युवाओं को राजनीति में, मतलब राजनीति से पहली बात तो परहेज करना चाहिए। बाल पकने के साथ बुद्धिमानी आती है, ऐसा माना जाता है। जी जी। तो ऐसी धारणा है लोगों की कि 50 वर्ष के बाद ही राजनीति में जाना, व्यक्ति का राजनीतिक जन्म होता है, व्यक्ति का राजनीतिक जन्म होता है जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो देश में सबसे ज्यादा कार्य करने में जो अपनी योगदान दे सकता है, अपनी भूमिका दे सकता है, वो यूथ है जी। और यूथ को यही सिखाया जाता है कि वो अभी जो है अपनी नौकरी में या छोटे मोटे ऐसे काम में धन अर्जित करने में लगे, समाज राजनीति से दूर रखा, राजनीति से दूर, राजनीति को एक दूषित माना जाता है, मतलब एक दूषित समाज है। तो सबसे पहले राजनीति में आने के बाद सबसे पहला विरोध होता है तो घर से ही होता है, घर के लोग जी नहीं सहमत होते हैं। अच्छा, और मैं यूथ की बात करूं तो आज की पॉलिटिक्स में मैं 7% यूथ, चारों शब्दों में मिला लिया जाए तो आयुष जी केवल 7% यूथ है। यूथ की 35 से कम, हाँ 35 से कम, 35 से कम, 35 से कम। तो इन 7% में एक मैं रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूँ, 90% यूथ जो है वो वहां से आया है कि उनके पूर्व में उनके पिताजी, उनके दादाजी या उनकी माताजी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ठीक नेटवर्क रखती हैं, वहां से वो लोग आए। मैं 2-3% लोग उसमें 90% में से 10% लोग ही केवल ऐसे आ पाते हैं जो खुद से ही आगे आकर के और अपने समाज की, अपने देश की बात को रख करके पॉलिटिक्स में आते हैं। तो ये बेहद ही दुखद बात है कि हमारे यहाँ का यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है। छात्र संघ चुनाव, हाँ, ये छात्र संघ का और जो पिछला सवाल था यूथ का, इनका आप दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि जो पिछले अभी वर्तमान सरकार है, मैं अपने ही यहाँ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उदाहरण लेना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार आई है इन्होंने छात्र संघ पे नकेल कर दिया, छात्र संघ बंद करवा दिया। आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात? जी, उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि छात्र संघ ही एक ऐसा दायरा था जहां से यूथ क्रीम, जो हमारे यहाँ के क्रीम नेता हैं, वहां से निकल के आते थे जी। तमाम ऐसे उदाहरण हैं पिछले नेताओं में जो छात्र संघ से ही आए हैं जी। तो छात्र संघ को बंद करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही बढ़िया आपने कहा रहा है इनका। आपने कहा कि इस सरकार ने बंद किया जी, यानी आप ये मानते हैं कि इससे पहले की सरकारों का इसमें कोई हाथ नहीं? मायावती जी ने छात्र संघ को पूरी तरह से बंद कर दिया था, उनका कोई हाथ नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी जो तत्कालीन घटना थी उसको मैंने जिक्र कर दिया। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस पक्ष में हैं ही नहीं कि छात्र संघ का चुनाव हो और छात्र संघ से वो नेता निकले जो इन सरकारों का विरोध करे। सभी राजनीतिक पार्टियों के उनके अनुषंगिक संगठन है, भाजपा के पास एबीवीपी है, कांग्रेस के पास एनएसयूआई है, और ऐसे सभी समाजवादी पार्टी के पास समाजवादी छात्र सभा, ऐसे लगभग सभी राजनीतिक दलों के पास उनके अनुषंगिक संगठन है, छात्र इकाइयां हैं। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये पार्टियां नहीं चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो और वहां से बच्चे हैं?
देखिए जो इनका संगठन है, जी जो इनके प्रकोष्ठ बने हुए हैं, जी उन प्रकोष्ठ में अगर इनको छात्र संघ में इंटरेस्ट भी था, जो अभी आप देखे होंगे तमाम इस पहले दंगे होते थे छात्र संघ में, जी। ये छात्र संघ में वही दंगे होते हैं। जैसे मान लीजिए भाजपा का जो प्रकोष्ठ है छात्र संघ का, जी। सपा का प्रकोष्ठ है, जो कांग्रेस का प्रकोष्ठ है, इनके सदस्य लड़ते हैं चुनाव, ये पार्टियां उनको फंड करवाती हैं, चुनाव होता है, चुनाव में लाजिम बात है जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगी हुई हैं तो दंगे फसाद होंगी। आशीष, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, आपकी पार्टी कंटेस्ट कर रही है। इस समय एक नया दौर चल रहा है भारतीय राजनीति में, फ्रीबीज का दौर। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, महंगाई फ्री, बेरोजगारी फ्री। आपकी पार्टी की क्या राय है इन मुद्दों पे? ये फ्री के तरीकों पे आपकी पार्टी क्या राय रखती है और क्यों? देखिए, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं जो है व्यक्तियों की, जी, उनको मुफ्त में उपलब्ध करवाना तो उचित बात है, लेकिन मैं जैसे? आपको जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आप शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क बनाने की बात कर रहे हैं? जी, शिक्षा तो पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। ठीक। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो 2022 का चुनाव चल रहा है, जी, इसमें लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबीज रखी है। जी, मैं एक हास्यास्पद बात बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मोटर बाइसिकल, इनके वाहन चालकों को कुछ 1 लीटर फ्री पेट्रोल। हाँ, 1 लीटर फ्री पेट्रोल नहीं वो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस आधार पर 1 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। और एक वही हास्यास्पद बात है कि इनका 3-4 दिन पहले इनका मैनिफेस्टो आता है कांग्रेस का। इसमें इन्होंने कहा कि महिलाओं को या बच्चियों को मैं स्कूटी मुफ्त में दूंगी। ठीक बात। 5-6 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता है, वो भी कह देते हैं चलिए हम भी देंगे ठीक। मुफ्त में। जी, कोई 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि 10 तारीख को सरकार बनने दीजिए, 6 दिन बाद 7 दिन बाद दीपावली है, दीपावली के 2 दिन पहले आपको एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा। अब मार्च में दीपावली है। मार्च में दीपावली है जी। और साल ये अपनी पार्टी की दीपावली की बात कर रहे थे या? नहीं, ये दीपावली त्योहार की बात कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैं प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर जो है महिलाओं को मुफ्त में दूंगा। जी, मैं वही बात इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि 1000 रुपए का सिलेंडर आप इस समय है रेट जी, ये आप देख लीजिएगा चुनाव के बाद में 1200 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा जी। और ये 10 सिलेंडर खरीदवाएंगे जी, 2000 रुपए उसका आ जाएगा जी एक्स्ट्रा, और वही 2000 रुपए में 2 सिलेंडर जनता को मुफ्त में टिका देंगे। यही फंडा चल रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारें घुमा के, ये पार्टियां जो है, सरकारें जो है घुमा के कान पकड़ने के मूड में है, चाहे ये कान पकड़ लो चाहे। इसका कारण क्या है आशीष, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका कारण ये है कि लोग एक तो इन चीजों को समझ नहीं रहे। जैसे अभी मुफ्त में राशन मिल रहा है, लोग 5 किलो राशन में, ये मैं ठीक है इस पर चुनाव आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना चाहिए कि फ्रीबीज पर जो है प्रतिबंध रखना। आपने क्या दायर किया? नहीं, आप दायर करेंगे? बिल्कुल, हम लोग विचार कर रहे हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ कि 5 किलो राशन, और फिर मैं 2019 लोकसभा की बात कर रहा हूँ, उसके जस्ट पहले किसान सम्मान निधि नाम से भारतीय जनता पार्टी, ये केंद्र सरकार की एक योजना है किसान सम्मान निधि, जिसमें एक नियमित दायरे में आने वाले किसानों को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए यानी 6000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, जिसके बारे में तर्क दिया गया है कि किसान अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके और महाजनों के चंगुल से फंसे, चंगुल में फंसने से बचे। माफ कीजिएगा। 2019 लोकसभा के मुझे लगता है 2-3 महीने पहले से ये स्कीम शुरू हुई। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये डायरेक्टली पैसा देके वो खरीदा जा रहा है, इनडायरेक्टली पैसा देके वो खरीदा जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार लोगों को सरकारी तरीके से पैसा देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है? आखिर ये है क्या? आगे बताइए है क्या? अब 2000 रुपए दे रहे हैं, उधर 45 किलो 50 किलो बोरी में यूरिया आती थी, उसको उसमें से आपने 5 किलो यूरिया निकाल लिया 45 किलो यूरिया किसानों को पकड़ा रहे हैं। आप 5-5 किलो जोड़ लीजिए,
2000 रुपये आपका उसी में रिकवर हो जाएगा, या फिर नहीं रिकवर हो रहा है तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है जी 2017 से 2022 तक जी गन्ना किसानों में गन्ना मूल्यों में वृद्धि मात्र 25 रुपए हुई है, वो भी इस बार जब 10 रुपए की एक और वृद्धि हुई, 35 जी रुपए। ये 35 रुपए की माफी चाहूंगा जी। 35 रुपए की, वो 25 रुपए अब हुए हैं जब ये चुनाव चल रहा है। जी अब आप बता दीजिए कि प्रतिवर्ष 7 रुपए बढ़ाए हैं इन्होंने। जी। अगर प्रतिवर्ष ये 10 ही 20 या रुपए, कम से कम इनको 50 रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाना था, क्योंकि महंगाई के अनुपात में आप महंगाई ये के कहना चाह रहे हैं कि 2017 से 2022 तक गन्ना मूल्यों में प्रति क्विंटल 250 रुपए की वृद्धि होनी 250 रुपए की वृद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से किसानों को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। भाई गन्ना चिल्लाए, आप चले जाइए किसानों से पूछ लीजिए, 80 रुपए क्विंटल वो गन्ना चिल्लाए देते हैं मजदूरों। अब वो उनको पैसा कहाँ से आए भाई किसानों के पास? आप सिंचाई महंगा कर दिए, बिजली महंगी कर दिए। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। सिंचाई के लिए यदि किसान बिजली का उपयोग करता है या अभी तो भाजपा सरकार ने उसके लिए आधी बिजली की दर आधी कर दी है। तो अभी ना चुनाव आया ना जी। तब 5 साल में आपने लूट लिया, और क्या आपके पास ये कोई ठोस बात तो आपने कह नहीं दिया। जैसे आप 2014 में 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, या फिर ये हास्यास्पद बातें हैं जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। मैं तो चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां घोषणा अपनी करती है, घोषणा पत्र स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें, तब मैं मानूं आप कार्य करेंगे। इन्होंने कहा था कहने के लिए तो इन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। आप बता दीजिए किसी एक किसान को, आप ऐसे किसी एक पे कोई हमें लाकर बता दे कि किसी भी किसान की आय दोगुनी हुई। हाँ ये जरूर है उनकी लागत दोगुनी हो गई। भाई जो डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए में डीजल था, गन्ना किसान या कोई भी किसान लाता था डीजल से, जो पंपिंग से चलाता था, वो 100 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल खरीद कर सिंचाई कर रहा है। तो हाँ मैं कह रहा हूँ कि उसका बेदुगना हो गया, आय तो कुछ नहीं बढ़ी ना। आशीष, किसानों की चिंता वास्तव में जायज है, और कृषि की ये वस्तुतः एक दिक्कत की बात है। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है। आज भी हमारे देश में 50% से अधिक लोग कृषि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जब कृषि की बात हो रही है, वस्तुतः किसानों की हालत खस्ता है, और बहुत सारे किसान कृषि छोड़ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मुद्दा आता है, कृषि कानून, जिन्हें भाजपा सरकार के समर्थक या कुछ अर्थशास्त्री, कुछ समाजशास्त्री सबसे बड़ा कृषि सुधार बता रहे हैं स्वतंत्र भारत का। कुछ लोग इसे स्वतंत्र भारत का सबसे काला कानून बता रहे हैं। आपकी क्या राय है किस तीनों कृषि कानूनों पर, किसान आंदोलन पर, उसके बाद की उपजे सारी परिस्थितियों पर आपकी पार्टी की क्या राय है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आयुष जी कि कोई भी व्यक्ति जिसको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है जी, किसानों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है जी, वो एसी कमरे में बैठकर किस प्रकार से क्या सोचकर किसानों के बारे में निर्णय ले लिया, यही सोचकर मैं आश्चर्य था। भाई किसानों के बारे में आप फैसला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं किसान हित की मैं बात कर रहा हूं, और बगैर किसानों को बताए आप ये तीनों कानून थोप देते हैं, और जबरदस्ती आप थोप रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपने कानून के बारे में बताया उसी दिन से कानून का विरोध होने लगा। तब इसी सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर प्रतिदिन 1-1 घंटे बहस करते थे कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। आप बता दीजिए, जो चीज मैं बचपन से कर रहा हूं या मेरी 10 पीढ़ियां 10 पुश्तें करती आई हैं, उस चीज की समझ मुझे नहीं है, और आप इसी कमरे में बैठकर उस पर निर्णय ले रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं हमें समझ नहीं। पहले दिन से ही कृषि कानून का हमारी पार्टी ने, और हमारी पार्टी दिल्ली तक जाकर के किसान आंदोलन में, किसानों के साथ में इसके विरोध में आंदोलन किया है, और इसका विरोध हम मुखर होकर करते रहे हैं। आपका मानना है कि इन तीनों कानूनों के सभी प्रावधान बेकार हैं, निष्प्रयोज्य हैं? नहीं, मैं पूरी तरीके से तीनों को तो नहीं निष्प्रयोज कह सकता हूँ। इसमें कुछ चीजें थी जो ठीक थी, लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए तो इनकी जो मानसिकता थी उसको देखकर तो यही लगता है कि ये तीनों कानून ही खराब थे। आशीष, सरकार के सहयोगियों का ये कहना है, इस कानून के समर्थकों का ये कहना है कि इसमें वेस्टर्न यूपी, हरियाणा के कुछ क्षेत्र और पंजाब के वे लोग जो बड़े किसान हैं, धनाढ़ी किसान हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जो छोटा किसान है, जो प्रॉपर जिसको काउलैंड कहते हैं, आपका हिंदी बेल्ट जिसे कहते हैं, या दक्षिण भारत पूर्वोत्तर का
इन किसानों ने इसका विरोध नहीं किया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा पंजाब का और उत्तर प्रदेश का बेल्ट है या उत्तर भारत का पंजाब हरियाणा, हरियाणा, जो वस्तुतः यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, 1965-66 में जब हरित क्रांति हुई तो ये वो हिस्सा रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये वो हिस्सा रहा जो कृषि के क्षेत्र में, परंपरागत कृषि के क्षेत्र में भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्र कहा जाता रहा है। हाँ, तो इसमें क्या था कि ये जो हमारे पूर्व के, उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं जी, इसमें गेहूं और धान, इन दो फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक। और आप भी देख रहे होंगे, वो कहने के लिए 22-23 फसलों पे एमएसपी दी जाती है, लेकिन मुख्यतः 2 ही फसलों पे मिल पाती है, गेहूं और धान। वो एक गेहूं और धान। और जो आपने जिक्र किया हरित क्रांति का, हरित क्रांति के समय गेहूं और धान, और जो सबसे ज्यादा प्रचार उसका हुआ वो पंजाब के क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में जी, इसका ज्यादा प्रभाव रहा जी। वहीं से हमारे किसान गेहूं और चावल के उत्पादन में अपने आप को लगा दिए। बिल्कुल ठीक। आज आप 2 ही फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं जी, कहने सुनने के लिए 22-23 है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिलता 2 ही पे है जी। तो हमारे किसान जो है वो गेहूं और इसका उत्पादन करते हैं। बाकी सवाल आप रिपीट किए, मैं भूल गया। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा उसका लाभ उठा सके क्षेत्र रहे जी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन क्षेत्रों के किसानों ने इसका मुखर होकर विरोध किया, लाल किले की घटना भी हुई। इसके इतर शेष भारत में इसके विरुद्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आई भी तो वो छिटपुट रही। भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी जीत बताती रही। इस पर आपकी क्या राय है कि ये जो प्रदर्शन रहा, ये आंदोलन रहा, ये इन क्षेत्रों तक ही क्यों सीमित रहा? हाँ, तो इसका पहला कारण यह था कि यहाँ के जो किसान हैं वो गेहूं और चावल के उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है, और जो छोटे किसान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमएसपी जो ये सरकार एमएसपी की बात करती है, एमएसपी पे कुछ ही किसान जी अपने फसल बेच पाते हैं। जो छोटे किसान हैं वो पहले से ही खस्ती हालत में हैं बेचारे, जी, वो अपनी फसल या तो किसी साहूकार को बेच देते हैं, बनिया को बेच देते हैं, एमएसपी के आधे रेट पे किसान अपनी फसल बेच देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि उनको तब भी, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिस किसान को एमएसपी मिलती है वो मूलतः इसका विरोधी था, इन कानूनों का विरोधी था जी। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार एमएसपी छीनना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार एमएसपी छीनना चाहती है, पूरा प्रयोजन इन्होंने तैयार कर रखा था। आज ही आप देख लीजिए, तमाम एफसीआई गोदाम खाली पड़े हैं, उनकी हालत आप देख लेंगे तो सरकार तो कहती है कि हमारे अन्न भंडार भरे हुए हैं। आप जाकर देख लीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको कई गोदाम दिखा दूं, उनकी हालत इतनी जर्जर है कि उसमें व्यक्ति जाने को तैयार नहीं। और जो इनके गोदाम चलते भी हैं, जो एफसीआई खरीदारी इनकी होती भी है, वो किस तरह से होती है आप किसी किसान से पूछ लीजिए, किसी जो अभी हाल ही में धान की फसल कटे हुए हैं, अभी तमाम किसान अपने धान को किसी गोदाम पे बेच नहीं पाए हैं, एमएसपी पे बेच नहीं पाए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वहाँ आपको जाना है, पर्ची कटवाना है जी, उसके बाद में आपको लाइन लगानी है जी, फिर आपका नंबर आया, पता चला कि वहाँ के नियंत्रक कह रहे हैं कि इसमें भूसी ज्यादा है, इसमें मिट्टी ज्यादा है, इसको वापस ले जाओ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रक्रिया में खामियां जी, एफसीआई किसानों के साथ भेदभाव और मनमाना रवैया करती है जी। इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपके हिसाब से ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे एमएसपी पे फसलों की खरीद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके? जी, देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जो वहाँ के नियंत्रक हैं जी, उन पर सरकार का लगाम होना चाहिए, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी एफसीआई के गोदाम चल रहे हैं, उस पे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का, जी, मैं ये तो नहीं कहता, उनकी निगरानी होनी चाहिए, उनकी निगरानी में कार्य होना चाहिए, क्योंकि वो किसानों के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका नियंत्रण होना चाहिए। आखिर उनका काम क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप कहते हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाएं आप सही नहीं करवा पा रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं सही करवा पा रहे हैं तो आप गोदाम बेच देंगे। आप औपचारिक अधिकार दिए जाने की बात कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को एफसीआई के गोदामों में या सरकारी खरीद प्रक्रिया में
फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को औपचारिक अधिकार दिए जाने के समर्थन? नहीं, मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं वहां के अधिकारियों पर लगाम लगाने की मैं बात कर रहा हूँ कि किसानों को पीड़ित प्रताड़ित ना होना पड़े उनकी वजह से। ठीक। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी, उनके बारे में, पार्टी पर उनके प्रभाव के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी आज की राजनीति में, आज की जो राजनीति चल रही है, आज के जो नेता हैं, उन नेताओं में यदि कोई रियल पॉलिटिक्स कर रहा है तो पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी। पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी ने 2012 में वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधकों का एक संगठन बनाया था, जिसके वो संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ। इस संगठन में कार्य करते हुए उन्होंने संगठन के सदस्यों की मजबूती के लिए और विद्यालय संचालन में हो रही असुविधाओं को दूर करने के लिए जनपद गोरखपुर में 44 दिन तक अनवरत अनशन किया था और उस समय की तत्कालीन सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, वो बड़ा चर्चित आंदोलन है, उसके किस्से बड़े मशहूर हैं, मैंने सुने। जी। तो उसके बाद ही उनका उस संगठन से निकलकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश होता है। उस दौर में जो पहले हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देना या अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना, इस परिवेश से निकल करके पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी ने निर्णय लिया कि जिस तरह की राजनीति होनी चाहिए आज जी, और फिर राष्ट्र हित के लिए जो राजनीति होनी चाहिए, उस तरह की जो विचारधारा, वो विचारधारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नई राजनीतिक दल का गठन किया और 2018 से वो इस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है और उनके ही नेतृत्व में जनपद अयोध्या में 90 दिनों तक आंदोलन चला। ये काफी मशहूर आंदोलन रहा है आरक्षण के विरोध में। हमें लगता है 1990 के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन ये जनपद अयोध्या, सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन, सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आशीष। अंत में एक रैपिड फायर सेशन, मैं आपसे कुछ नेताओं के और कुछ मुद्दों के नाम लूंगा और आप 1 से 2 वाक्य में उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नरेंद्र मोदी? कभी तो सच बोल दो यार। मुझे लगता है कि अच्छे अभिनेता हैं और इनके प्रबल दावेदार हैं असर के। योगी आदित्यनाथ? निरंकुश शासन। राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी को ढोल रही है। प्रियंका गांधी? सेम, एक पैराशूट एंट्री है पॉलिटिक्स में, कुछ कर रहे हैं, ट्विटर गर्ल है, ट्विटर पॉलिटिशियन। अखिलेश यादव? परिवारवादी राजनीति के पोस्ट पर। मायावती? कुश्ती इंसान। अरविंद केजरीवाल? राजनीति बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं आप? नहीं, अब इसे बिलो द बेल्ट वार नहीं होते। मैं ओम प्रकाश राजभर? राजनीतिक जोकर। असदुद्दीन ओवैसी? छुट्टा सा। आपके प्रिय कवि और अरविंद केजरीवाल जी के प्रिय मित्र कुमार विश्वास? पूर्व प्रिय मित्र। ठीक, मैं करेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। राजनीति में नहीं है इसलिए? हाँ बिल्कुल, अगर वो राजनीति में होते तो मैं कमेंट करता। और जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया है जी आज के पॉलिटिशियन को, मैं सही मानता हूँ, उनका सही निर्णय था, लेकिन मैं उनसे कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या आरपीआई कुमार विश्वास को अप्रोच करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी और यदि वो कार्यकर्ता बन के खुद अप्रोच करते हैं तो सोचा जाता है। पार्टी अप्रोच नहीं करेगी अपनी तरफ से। नेताओं से हटकर अगर हम मुद्दों की ओर चले तो कृषि बड़ी लचर स्थिति, शिक्षा भी सेम कंडीशन, परिवहन
देख सकते हैं आप क्या है स्थिति। व्यापार, व्यापार जीएसटी ने कर दिया, नोटबंदी, नोटबंदी ने व्यापार को खा लिया। चलिए, सांप्रदायिक राजनीति, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, अब्बाजान, राशन इत्यादि आदि। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स इन सब चीज़ों पे होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ ये अभी ट्रेंड जो नया चला है पॉलिटिक्स का, कि चुनाव तो हमारे देश में होते हैं जी, लेकिन चर्चा पाकिस्तान की होती है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की मीडिया में भी पाकिस्तान का नाम उतनी बार नहीं लिया जाता जितनी बार हमारे यहाँ के मीडिया में लिया जाता है। जी, हमारे यहाँ कभी बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, कभी शिक्षा पर चर्चा नहीं होती, स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के भी तमाम निर्णय गलत रहे हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम निर्णय गलत रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आशीष साहब से बात करके, और विधानसभा चुनाव के लिए और आगे की राजनीति के लिए आपको और आपके राजनीतिक दल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।